नमस्कार दोस्तों, मध्यकाल के इतिहास की जानकारी लेकर एक बार फिर मैं हाजिर हूं। मध्यकाल के इतिहास में हम गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप, धीरे धीरे आराम से समझते जा रहे हैं। गुलाम वंश या मामलुक वंश की हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से चर्चा स्टार्ट की थी और नसीरुद्दीन महमूद तक का जिक्र हमने पढ़ लिया था। 1266 तक हम पहुंच गए थे। कई जगह 1265 भी आता है, कई जगह 1266 भी आता है। 1266 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा जो गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में हम मान सकते हैं, और परीक्षा के दृष्टि से देखें तो उसी शासक से ज्यादातर सवाल देखने को मिलते हैं, और वो शासक था बलबन। 1266 ईस्वी में, कई जगह 65 भी है तो कंफ्यूज नहीं होना है, 1266 ईस्वी में शासक बना और 1287 ईस्वी तक 21 साल तक वो दिल्ली की राजगद्दी पर रहा। ये केवल 21 साल नहीं थे, इससे पहले भी बहुत सारे जो राजा हुए वो बलबन के प्रभाव में रहे। इल्तुतमिश के समय ही बलबन को इल्तुतमिश ने खरीद लिया था। बलबन खुद एक गुलाम था, इल्बरी तुर्क था, और इल्तुतमिश भी क्या था, इल्बरी तुर्क। तो इल्बरी तुर्क ने उसको खरीदा, इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा, और इल्तुतमिश के बाद में जितने भी कमजोर शासक हुए उन शासकों के समय बलबन का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता गया, और 1266 आते आते उसने अपनी शक्तियों को इतना बढ़ा लिया कि वो शासक के पद पर बैठ गया। आज इसी बलबन के बारे में जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा था कि बलबन जो था वो खुद इल्बरी तुर्क था, और मैंने कहा कि इल्तुतमिश भी इल्बरी तुर्क था। तो कौन से तुर्क था? इल्बरी तुर्क था, और ये खुद चालीसा दल का सदस्य रहा था। चालीसा दल का गठन जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था, और बलबन उस चालीसा का सदस्य था। और इसी बलबन ने विभिन्न राजाओं के समय, मैंने कहा विभिन्न सुल्तानों के समय अलग अलग पदों पर रहा। जैसे रजिया की बात करूं, इल्तुतमिश के बाद में रजिया शासक बनी, तो उस समय बलबन आमीर ए शिकार था। आमीर ए शिकार का मतलब शिकार विभाग का प्रमुख था। जब बैराम शाह शासक बना तो आमीर ए आखूर, मतलब शाही घुड़शाला का अध्यक्ष बलबन बन गया। जब मसूद शाह शासक बना तो आमीर ए हाजिब पीए बन गया, जिसका हमने जिक्र किया था। और जब नसीरुद्दीन महमूद शासक बना तो नायब मुमलिकात बढ़ गया, मतलब प्रधानमंत्री बन गया। तो देखो प्रमोशन देखो इसका, आमीर ए शिकार, आमीर ए आखूर, ठीक है, आमीर ए हाजिब और नायब मुमलिकात, ये 4 पदों पर वो रहा, और ये चारों ही पद धीरे धीरे पावरफुल है। लास्ट वाला प्रधानमंत्री तो फुल पावर। नसीरुद्दीन महमूद के समय तो नसीरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ाया था कि वो तो बेचारा शासक था ही नहीं, नाम मात्र का शासक था, सारे के सारे पावर बलबन के पास थे। तो वैसे बलबन विभिन्न पदों पर रहा, और उसके बाद में देखे तो बलबन को पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि बलबन ने कोई साम्राज्य विस्तार का काम नहीं किया। जैसे ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और अपना जो साम्राज्य था वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश ही कर रहा था 1206 से 10 तक, लेकिन वो स्थापित करने से पहले मर गया। इल्तुतमिश ने जरूर प्रयास किया कि छोटा मोटा साम्राज्य को बढ़ाया जाए और एक राज्य की स्थापना कर दी जाए। इल्तुतमिश में प्रयास, और बलबन ने कहा कि यार जो मेरे पास मिला हुआ है, मुझे जो मिला है उसको संभाल कर शक्तिशाली कैसे बढ़ाया जाए, ये काम किया था। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को थोड़ा शक्तिशाली बनाने के लिए एक सिद्धांत बनाया, वो था राजत्व का देवीय सिद्धांत। पॉलिटिकल साइंस में राजत्व का देवीय सिद्धांत काफी बार आता है। देवीय सिद्धांत क्या कहता है, सुनना। देवीय सिद्धांत ये कहता है कि राजा जो है वो देवताओं का प्रतिनिधि है। सिंपल भाषा में सुनना आप, ये देवीय सिद्धांत की चर्चा फिर आएगी। देवीय सिद्धांत कहता क्या है कि राजा है वो देवताओं का एक प्रतिनिधि है, मतलब सारे के जो सारे पावर है वो जनता ने नहीं दिए उसको, ईश्वर ने दिए उसको, और वो किसके प्रति जिम्मेदार होगा, ईश्वर के प्रति, जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा। ये राज्य का देवीय सिद्धांत कहलाता है। और बलबन ने इसी देवीय सिद्धांत को स्थापित किया यह कि राजा किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं, राजा सबसे ऊपर है, राजा की कोई गलती नहीं हो सकती, राजा जो कर दे वो सही है, ये देवीय सिद्धांत कहता है। देवीय सिद्धांत की स्थापना के लिए उसने 2 उपाधियां अर्जित की, एक जिल ए इलाही और एक नियाबत ए खुदाई।
दोनों उपाधियों का अर्थ जिल ए इलाही का मतलब होता है कि ईश्वर की प्रतिछाया। जिल का मतलब प्रतिछाया, प्रतिरूप कह सकते हो। तो जिल ए इलाही और नियाबत खुदाई का मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि। ये उपाधियां उसने अपने सिक्कों पर भी खुदवाई थी। दूसरा उसने काम क्या किया कि इसने अपने जो स्वयं को है वो ईश्वर के बाद की कैटेगरी में लाने के लिए फारसी रीति रिवाज प्रारंभ किए, क्योंकि उसमें फारस ईरान की बात कर रहा हूं, तो फारसी रीति रिवाज चालू किए कि ऐसा लगे कि यार ये तो बहुत महान है, दिखना भी चाहिए। एक सिंपल सा आदमी जिसके पास बहुत सारे पावर है, दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है तो वो बात जमेगी नहीं, दिखना जरूरी है। तो उसने फारसी रीति रिवाज चालू कर दिए। 4 फारसी रीति रिवाज चालू किए उसने, एक सिजदा, एक पाइबोज, एक नौरोज, एक तुलादान। याद रखना, सिजदा का मतलब होता है, जैसे सजदा बोलते हैं ना, सजदा, तो सिजदा का मतलब होता है कि आप घुटनों के बल बैठो और गर्दन झुकाकर प्रणाम करो। जब बलबन के दरबार में कोई व्यक्ति आता था तो उसको सिजदा करना पड़ता था, घुटनों के बल बैठना पड़ता था और अपना जो सर है वो जमीन से टच करना पड़ता था। ये सिजदा कहलाते हैं। सजदा, जैसे सजदा शब्द है ना, उसी से बना हुआ है। दूसरा रीति रिवाज चालू किया उसने दरबार में, पाइबोस। जब भी कोई बलबन से मिलता था, वैसे आम आदमी से तो मिलता ही नहीं था, लेकिन दरबारी भी कोई बड़ा अधिकारी भी जब उसके दरबार में जाता था तो उसको पाइबोस करना पड़ता था, मतलब राजा के चरण है वो चूमने पड़ते थे। ये इसलिए किया क्योंकि राजा महान है, राजा तो ईश्वर के बाद का दूसरा व्यक्ति है, इसलिए उसने पाइबोस प्रथा चालू की। ये सारा का सारा किस लिए किया? ताकि राजा शक्तिशाली लगे। शक्तिशाली क्यों लगना जरूरी था? क्योंकि उसको पता था कि यार ये 40 बैठा है अभी तो, और 40 से मुझे और ऊपर की कैटेगरी में दिखना पड़ेगा। तीसरा था नौरोज उत्सव प्रारंभ किया। ये उत्सव था, फेस्टिवल था। नौरोज उत्सव ईरान में एक त्योहार है। नौरोज का मतलब नवरोज, मतलब नया दिन, मतलब 21 मार्च का को नया साल स्टार्ट होता है ईरानी कैलेंडर के अनुसार। तो वो त्योहार भी भारत में प्रारंभ कर दिया। किस लिए? क्योंकि वो ईरान के समकक्ष मानता था। ईरान उसमें फारस उनका राज दरबार था, वो मुस्लिम धर्म में बहुत बड़ा माना जाता था, भव्य माना जाता था। तो उसके समान नौरोज उत्सव प्रारंभ कर दिया और तुलादान की प्रथा चालू कर दी। तुलादान की प्रथा चालू कर दी। तुलादान क्या होता है कि अपने वजन के हिसाब से, अपना जो जितना वजन है उसके हिसाब से उसको तोल कर अनाज को दान देना ही तुलादान की प्रथा होती है। भारतीय परंपरा में भी रही है तुलादान, और ये बलबन ने अपने समय तुलादान की प्रथा चालू की। दूसरा, अपने को स्वयं को फारस के आफरासियाब वंश जो था, महान आफरासियाब वंश था, उससे खुद को जोड़ा कि मैं किस वंश से हूं? आफरासियाब वंश से। मेरी दादी की, नानी की, पोती की ये था, आफरासियाब से था। इसलिए मैं भी महान हूं, मेरा रक्त उच्च क्वालिटी का है, इसलिए आफरासियाब वंश से संबंध अपने बताया और अपने रक्त की शुद्धता पर बल दिया। उन्होंने आफरासियाब से संबंध स्थापित किया कि हमारा रक्त है वो उच्च कुल का रक्त है और इस रक्त में किसी से दूसरा रक्त नहीं मिलना चाहिए, इसलिए वैवाहिक संबंध भी उच्च कुल से स्थापित करवाए। सामान्य भारतीय लोगों से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। उच्च पदों पर जो है, जो बड़े बड़े पद होते थे वो केवल उच्च कुल के लोगों को देता था और निम्न आदमियों से घिन्न करता था। वो कहता था इनका गंदा खून है, कीड़े की बराबर मानता था। बर्नी एक व्यक्ति थे जिसने तारीख के फिरोज शाही लिखी। इसमें बलबन के समय की जानकारी हमें काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती। तो रक्त की शुद्धता पर बल दिया। भव्य दरबार की मैंने बात की, साथ ही खुद को भी एक महान या ताकतवर शासक दिखाने के लिए अपने चारों ओर अफ्रीका से बॉडीगार्ड मंगवाए, अंगरक्षक मंगवाए, 6.5 फुट के बिल्कुल काले काले से नंगी तलवारें लेकर साथ में रहते थे। अंगरक्षक ऐसे बनाए और उसने खुद की शकल भी ऐसी बनवा ली ताकि वो थोड़ा क्रूर लगे। बड़ी सी लंबी सी टोपी और लंबी सी दाढ़ी, मोटी मोटी आंखें, इस प्रकार का उसने रूप बना लिया। ये लंबी सी, बहुत लंबी टोपी पहनता था, इतनी लंबी टोपी, और भाई साहब दाढ़ी भी बहुत लंबी। तो खुद क्रूर लगने के लिए अंगरक्षक ब्लैक 6.5 फुट के अफ्रीका वाले खुद का रूप ऐसा बढ़ा लिया ताकि वो थोड़ा क्रूर लगे, डर पैदा हो। ये था उसका बलबन का राज करने का तरीका। लोहा और रक्त नीति का पालन किया। लोहा और रक्त नीति का मतलब है कि जब भी उसको मौका मिला, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, जब भी उसको मौका मिला
तलवार के बल पर काम करता था। खून बहता है तो बहने दो, कोई पोलाइटली नहीं, कोई नरमी पेश नहीं करता था। थोड़ी सी गलती हुई, गला काट दो उसका। ये थी उसकी लोहा और रक्त। जब भी विद्रोह हुआ, बंगाल में विद्रोह हुआ, तुगरिल ने विद्रोह किया था, तो बंगाल में उसने लाशों के ढेर लगा दिए थे, खंभों पर लोगों की गर्दनें काट काट के लटका दी थी, ताकि लोगों में डर रहे कि गलती करेंगे तो सीधी सजाए मौत होगी। ये थी उसकी लोहा और रक्त की नीति। अब इसने देखो, चालीसा जो दल था उसका पतन उसने कर दिया था, खत्म उसने कर दिया था। इल्तुतमिश ने इसका प्रारंभ किया था, चालीसा दल का गठन किया था और बलबन ने इसका समाप्त किया था। बलबन ने चालीसा दल के सारे सदस्यों को इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि भाई साहब, आप आपस में बैठक करोगे तो सूचना मुझे देनी पड़ेगी। आप अपने आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। उसको डर था कि कहीं चालीसा दल के बाकी के सदस्य, जो 39 सदस्य, बलबन खुद चालीसा का था, तो 39 सदस्य आपस में एकजुट नहीं हो जाए, उसका विद्रोह नहीं कर दे। तो न तो वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते थे, न आपस में कोई पार्टी आयोजित कर सकते थे, और यदि कोई बैठक करनी है तो पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता थी, ये धीरे धीरे कमजोर करने के लिए। और जब भी उसको मौका मिला, चालीसा के किसी सदस्य ने छोटी सी गलती भी कर दी हो तो उसको बड़ा दंड उसने दिया। जैसे बदायूं के गवर्नर थे बकबक, चालीसा का सदस्य था बेचारा, इसकी गलती की, छोटी सी एक गलती हो गई थी इससे, और इसको कोड़ू, जनता के सामने कोड़ू से पिटवाया था। क्या इज्जत रही होगी बेचारे की। खत्म मामला। एक था अवध का हेवात खां, शासक था, इसको भी 500 कोड़े मरवाए थे इसने। अब जिसको 500 कोड़े मरवाए जिंदा ही नहीं रह सकता। इसकी मटिया मेट करने के बाद में अवध का बाद में अमीन खां बना था, और इस अमीन खां को बंगाल विद्रोह के समय दबाने के, बंगाल विद्रोह को जो दबाना था तो अमीन खां को भेजा, लेकिन अमीन खां तुगरिल खां के विद्रोह को दबा नहीं पाया, और जब हार के वापस आया तो इसकी गर्दन काट दी थी। तो चालीसा दल का विनाश जो है वो बलबन ने बड़ी खतरनाक तरीके से, बड़ी चालाकी से किया था। इसके लिए बलबन को खुफिया कातिल भी कहा जाता है, एक उपाधि भी है खुफिया कातिल। यदि आपसे पूछ लिए कि खुफिया कातिल किस राजा को कहा जाता है, तो वो था बलबन। बलबन की मैं बात करूं तो 2 विभागों की स्थापना की थी। 2 विभागों की स्थापना की थी, एक था दीवान ए अर्ज और एक था दीवान ए बरीद। दीवान ए अर्ज था सैन्य विभाग, याद रखना, यह पूछा जाता है, सैन्य विभाग। अब सैन्य विभाग क्यों स्थापित किया इसकी भी मैं बता दूं, क्योंकि बलबन ने साम्राज्य विस्तार नहीं किया था, लेकिन उस समय मंगोल आक्रमण का भय भारत पर था। अब मंगोल आक्रमण के भय से देश को सुरक्षित रखने के लिए उसने एक विभाग बनाया, दीवान अर्ज, सैन्य विभाग, और पश्चिमी सीमा पर उसने किलेबंदी प्रारंभ कर दी। डर था मंगोलों का कि कहीं हमला नहीं कर दे। बाकी बलबन ने तो कहीं हमला किया ही नहीं, लेकिन मंगोलों के हमले से बचने के लिए दीवान अर्ज विभाग का स्थापना की, सैन्य विभाग की स्थापना की, और पश्चिमी बॉर्डर जो था उस पर बहुत सारे किले बनवाए। दूसरा था दीवान बरीद, यह था गुप्तचर विभाग। अब गुप्तचर विभाग की जरूरत क्यों पड़ी? गुप्तचर विभाग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसको चालीसा दल का विनाश करना था, और अपने गुप्तचरों को लगा रखा था कि चालीसा में कहीं भी कोई बात होए ना तो मुझे बता देना। इसलिए एक विभाग की स्थापना की, वो था दीवान ए बरीद। सवाल पूछा गया कई बार, दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किस शासक के समय हुई? बलबन के समय। दीवान ए बरीद विभाग की स्थापना किसके समय हुई? बलबन के समय। तो 2 विभागों की स्थापना बलबन ने करवाई। नेक्स्ट हम बात करें तो उत्तराधिकारियों की बात करें तो उत्तराधिकारी, जब भी देखो इतिहास जब भी हम पढ़ते हैं तो पिता सक्षम होता, बेटा हमेशा कमजोर होता, और बेटा कमजोर होता है तो उसका बाद में उसका पुत्र सक्षम होता है, जिसको मौका मिल जाए तो, या फिर विनाश होता है। बलबन ने अपने बेटों का नाम ईरानी परंपरा के अनुसार केकुबाद, केकुसरो, क्यूमर्स इस प्रकार के रखे। उत्तराधिकारी बड़े कमजोर हुए। उसका एक बेटा था मोहम्मद खां, बड़ा प्यारा बेटा था उसका, सबसे चहेता बेटा था मोहम्मद, और अपने जब वो जिंदा था तो उसने उसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन 1286 में मंगोल आक्रमण के समय ये मर गया था। कई जगह इसको गयासुद्दीन महमूद भी लिखा हुआ आता है, तो कंफ्यूज होगा, गयासुद्दीन महमूद को तो ये महमूद खां कर, गयासुद्दीन महमूद लिख लो आप। तो गयासुद्दीन महमूद 1286 में मंगोल आक्रमण के समय युद्ध करता हुआ मारा गया, और ये बलबन है वो
इसको गयासुद्दीन महमूद इतना अच्छा लगता था कि उसकी मृत्यु के बाद में वो अकेले में भयंकर रोता था, लेकिन दरबार में कभी भी जब इसकी गयासुद्दीन महमूद की मृत्यु की खबर मिली, दरबार में बैठा था बलबन, तो उसकी आंख से एक आंसू नहीं आया। लेकिन जब दरबार खत्म हुआ उसके बाद में बलबन भयंकर रोया था इसके लिए कि दरबार में स्वयं कमजोर नहीं, लेके इसको उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन ये बाद में मर गया। 1286 में एक शासक बना था इसका बेटा केकुबाद, 1286 से 90 तक रहा। कमजोर शासक था, शराबी शासक था। बाद में इसको लकवा हो गया बेचारे को। बाद में एक छोटे से लड़के क्यूमर्स को शासक बनाया गया 1290 में, और 1290 में शासक बनने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और खिलजी क्रांति का सूत्रपात हुआ। खिलजी वंश का प्रारंभ हुआ और गुलाम वंश का समापन इसके साथ ही हुआ। तो छोटी सी जानकारी थी बलबन की, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, इनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लासें कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं क्या प्रयास करूँ वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। धीरे धीरे हिस्ट्री हम ऐसे ही नॉर्मल वे में सिंपल महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी, बहुत कम क्लासों में हिस्ट्री आपके मध्यकाल का इतिहास जो है वो कंप्लीट हो जाए। आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, कमेंट जरूर करना। नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।